जेठ की दोपहरी थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। राजस्थान के रेतीले रास्तों पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर मारता दिखाई नहीं दे रहा था। उस वीरान रास्ते पर धूल के गुबार को चीरती हुई एक पुरानी हरे रंग की जीप चली आ रही थी। यह कोई मामूली जीप नहीं थी। यह भारतीय सेना की वो पुरानी निशानी थी जिसने 1971 की लड़ाई देखी थी। और इसमें बैठे थे जनरल विक्रम सिंह। बाल अब सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो एक शेर की आंखों में होती है। जनरल साहब अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन अपनी इस पुरानी जीप से उन्हें मोह इतना था कि वे आज भी कहीं जाने के लिए नई लग्जरी कारों के बजाय इसी बूढ़ी शेरनी को चुनते थे। ड्राइवर की सीट पर राम सिंह बैठा था, जो जनरल साहब का पुराना अर्दली था। पसीने से तरबतर राम सिंह बार बार जीप के मीटर की तरफ देख रहा था। अचानक जीप ने एक जोर का झटका खाया। इंजन से एक अजीब सी घरघराहट की आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांस रहा हो। और देखते ही देखते गाड़ी हिचकोले खाते हुए सड़क के किनारे बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। बस दूर कहीं टिटहरी के बोलने की आवाज आ रही थी। राम सिंह ने घबराकर चाबी घुमाई। इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कोशिश की, फिर भी खामोशी। जनरल साहब ने अपनी छड़ी को हाथ में घुमाया और शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ राम सिंह? लगता है हमारी रानी साहिबा थक गई हैं। राम सिंह जल्दी से नीचे उतरा और बोनट खोला। इंजन से भाप निकल रही थी। उसने यहां वहां तार हिलाए, पानी डाला, लेकिन जीप स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। आधा घंटा बीत गया। गर्मी असहनीय हो रही थी। राम सिंह का चेहरा शर्म और डर से लाल हो रहा था कि जनरल साहब को इस गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है। यह रास्ता इतना सुनसान था कि पिछले 1 घंटे से कोई दूसरी गाड़ी नहीं गुजरी थी। तभी धूल के उस बवंडर के बीच से एक साइकिल आती दिखाई दी। साइकिल भी जीप की तरह ही खटारा थी। चेन की आवाज दूर से ही सुनाई दे रही थी। उस पर सवार था एक 15-16 साल का लड़का। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग, फटे हुए कपड़े और पैरों में हवाई चप्पल जो कई जगह से सिली हुई थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसने जीप के पास आकर ब्रेक लगाया। साइकिल रुकी नहीं, बस उसने पैरों से उसे रोक लिया। उसने पहले जीप को देखा, फिर राम सिंह को पसीने में लथपथ देखा और फिर पीछे सीट पर बैठे जनरल विक्रम सिंह को। जनरल साहब ने देखा कि लड़के की नजर उनकी जीप पर नहीं, बल्कि जीप के आगे लगे उस झंडे के डंडे पर थी, जिस पर अब झंडा नहीं लगा था, केवल सेना का प्रतीक चिन्ह था। लड़का संकोच करते हुए पास आया और अपनी स्थानीय बोली में बोला, काका, गाड़ी खराब हो गई क्या? राम सिंह, जो पहले से ही झुंझलाया हुआ था, उसे डांटने के लहजे में बोला, जा जा अपना काम कर। यहां बड़े बड़े मिस्त्री फेल हो जाएं, तू क्या करेगा? लड़का पीछे नहीं हटा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे काका, बड़े मिस्त्री तो शहर में मिलेंगे, यहां इस जंगल में तो हम ही छोटे मोटे मिस्त्री हैं। एक बार देखने तो दो। जनरल साहब को लड़के का आत्मविश्वास पसंद आया। उन्होंने पीछे से भारी आवाज में कहा, राम सिंह, इसे देखने दो, शायद कोई जुगाड़ कर दे। जनरल का आदेश सुनकर राम सिंह पीछे हट गया। लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, ने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई। वह बोनट के पास गया और इंजन को ऐसे देखने लगा जैसे कोई डॉक्टर मरीज को देखता है। उसने न कोई औजार मांगा, न कोई मदद। उसने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ पेचकस निकाला और एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसने इंजन के अंदर हाथ डाला। कुछ खटपट की आवाज आई। वह कुछ बुदबुदाया, अरे यह तो सांस नहीं ले पा रही है। उसने एयर फिल्टर के पास कुछ छेड़ा और फिर फ्यूल पाइप को थोड़ा सा मोड़कर उस तार से बांध दिया। उसके हाथ काले हो चुके थे, माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी एकाग्रता ऐसी थी जैसे वह कोई तपस्या कर रहा हो। 5 मिनट बाद उसने बोनट बंद किया और राम सिंह से कहा, काका, अब स्टार्ट करो, लेकिन रेस मत देना, बस चाबी घुमाना। राम सिंह ने अविश्वास के साथ चाबी घुमाई और चमत्कार हो गया। जीप का इंजन एक ही बार में गरज उठा। वह पुरानी शेरनी फिर से दहाड़ने लगी थी। जनरल विक्रम सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। राम सिंह तो हैरान था। उसने बाहर निकलकर लड़के को देखा जैसे कोई जादूगर देख लिया हो। जनरल साहब गाड़ी से नीचे उतरे। उनकी कद काठी देखकर अर्जुन थोड़ा सहम गया और 2 कदम पीछे हट गया। जनरल साहब ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उसमें से 500 के 2 कड़क नोट निकाले। उस जमाने में और उस गांव में यह बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने नोट कद अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा,
यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुमने हमें इस धूप में फंसने से बचा लिया। अर्जुन ने उन नोटों को देखा, फिर जनरल साहब की आंखों में देखा। उसने हाथ जोड़ लिए। नहीं साहब, मैं पैसे नहीं लूंगा। जनरल साहब हैरान हुए। क्यों? मेहनत की है, हक बनता है तुम्हारा। रख लो, मिठाई खा लेना। अर्जुन ने सिर झुका लिया और जमीन को पैर के अंगूठे से कुरेदते हुए बोला, साहब, मेरे बापू कहते थे कि अगर किसी फौजी की गाड़ी दिखे तो समझ लेना कि वह साक्षात देवता की सवारी है। उन्होंने देश के लिए अपना खून दिया है। क्या मैं उनकी मदद करके उनसे पैसे लूंगा? अगर मैंने पैसे ले लिए तो ऊपर जाकर बापू को क्या मुंह दिखाऊंगा? जनरल विक्रम सिंह सन्न रह गए। इतनी गरीबी, फटे हुए कपड़े, पिचका हुआ पेट, लेकिन विचार इतने ऊंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? अर्जुन की आवाज थोड़ी भारी हो गई। वो फौज में ही थे साहब, करगिल की लड़ाई में, बस फिर कभी वापस नहीं आए। मां कहती है वो तारे बन गए हैं। यह सुनकर जनरल साहब का सीना गर्व और दुख से भर गया। एक शहीद का बेटा जो खुद दाने दाने को मोहताज दिख रहा है, वह आज भी फौज की वर्दी की इतनी इज्जत करता है कि अपनी मेहनत के पैसे लेने को तैयार नहीं। जनरल साहब ने पैसे वापस जेब में रखे। वे जानते थे कि अब पैसे देना इस बच्चे के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना होगा। उन्होंने पूछा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं अर्जुन? कुछ तो मांगो, मुझे अच्छा लगेगा। अर्जुन ने ललचाई नजरों से जीप की तरफ देखा। उसकी नजर डैशबोर्ड पर रखे एक छोटे से तिरंगे झंडे पर थी। उसने हिचकिचाते हुए उंगली उठाई। साहब, अगर देना ही है तो वो झंडा दे दीजिए। मेरा वाला फट गया है और 15 अगस्त आने वाला है। मैं अपनी साइकिल पर लगाऊंगा। जनरल साहब की आंखों में पानी आ गया। एक बच्चा रोटी नहीं मांग रहा, कपड़े नहीं मांग रहा, वह देश का झंडा मांग रहा है। उन्होंने तुरंत वह छोटा झंडा उठाया, उसे चूमा और बड़े सम्मान के साथ अर्जुन के हाथों में सौंप दिया। अर्जुन ने उसे ऐसे थामा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों में जो चमक थी वह करोड़ों रुपये से भी नहीं खरीदी जा सकती थी। जनरल साहब ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अर्जुन, तुम बहुत बहादुर हो। पढ़ाई करते हो? अर्जुन ने झंडे को अपनी जेब में संभाल कर रखते हुए कहा, जी साहब, बहुत मन है पढ़ने का। गणित बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल दूर है और घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। गैरेज में काम करता हूं, शाम को खेतों में पानी लगाता हूं। बस किताबों के लिए वक्त कम मिलता है, पर मैं रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ लेता हूं। जनरल साहब ने उससे उसका पता पूछा, उसके घर का रास्ता समझा। अर्जुन ने सरलता से सब बता दिया, यह सोचे बिना कि यह बड़ा अफसर क्यों पूछ रहा है। जाते जाते जनरल साहब ने उसे अपना एक कार्ड दिया जिस पर केवल एक नंबर लिखा था। कभी जिंदगी में कोई मुसीबत आए और लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो इस नंबर पर फोन करना, कहना कि जीप वाले साहब को याद किया है। अर्जुन ने वह कार्ड ले लिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कभी इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। उसने मुस्कुराकर जय हिंद किया और अपनी साइकिल पर सवार होकर धूल उड़ाता हुआ चला गया। जनरल साहब उसे तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। गाड़ी में वापस बैठकर जनरल साहब बहुत देर तक खामोश रहे। राम सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ मील चलने के बाद जनरल साहब ने धीमी आवाज में कहा, राम सिंह, गाड़ी वापस घुमाओ। राम सिंह चौंक गया। क्या हुआ साहब, कुछ छूट गया क्या? हाँ राम सिंह, बहुत कुछ छूट गया है। मेरी अंतरात्मा वहीं छूट गई है। उस लड़के के घर चलो। मुझे देखना है कि एक शहीद का परिवार किस हाल में जी रहा है। और खबरदार, जो किसी को पता चला कि मैं कौन हूं, हम बस एक यात्री की तरह जाएंगे। जीप वापस मुड़ गई। वे अर्जुन के बताए रास्ते पर कच्ची पगडंडियों से होते हुए उसके गांव पहुंचे। गांव क्या था, बस कुछ मिट्टी के घरों का समूह था। अर्जुन का घर ढूंढना मुश्किल नहीं था। गांव के आखिरी छोर पर एक नीम के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर खपरैल टूटे हुए थे। आंगन में एक बूढ़ी औरत, जो शायद उम्र से पहले ही बूढ़ी हो गई थी, चूल्हे पर कुछ पका रही थी। धुआं उसकी आंखों में लग रहा था। जनरल साहब ने जीप दूर खड़ी की और पैदल ही वहां गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन अभी घर नहीं पहुंचा था। वह औरत खांसते हुए रोटियां सेंक रही थी। घर की हालत देखकर जनरल साहब का दिल बैठ गया। जिस सिपाही ने देश के लिए जान दी, उसका परिवार आज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। यह उस देश की विडंबना थी जिसकी रक्षा की कसम उन्होंने खाई थी। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ जी, औरत ने पल्लू से सिर ढका और बाहर आई। जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हम राही हैं माँ जी। गाड़ी खराब हो गई थी, आपके बेटे ने मदद की।
हम बस उसे शुक्रिया कहने आए थे। जनरल साहब ने झूठ बोला, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने मदद की बात की तो शायद वह स्वाभिमानी मां भी मना कर दे। मां की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ, अर्जुन बहुत होशियार है, दिन भर खटता रहता है, पर पढ़ाई में उसका दिमाग बहुत तेज है। मास्टर जी कहते हैं कि अगर उसे साधन मिले तो वह जिला टॉप कर सकता है, पर हमारी किस्मत। उसकी आवाज भर्रा गई। जनरल साहब ने चारों तरफ देखा। घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। कोने में किताबों का एक छोटा सा ढेर लगा था, जो बहुत सलीके से रखा गया था। सबसे ऊपर गणित की किताब थी, जो शायद पुरानी रद्दी की दुकान से खरीदी गई थी, क्योंकि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जनरल साहब ने राम सिंह को इशारे से बुलाया। राम सिंह गाड़ी से राशन का एक बड़ा डिब्बा और कुछ फल लेकर आया, जो वे सफर के लिए साथ रखते थे। माँ जी, ये हमारे खेत का अनाज है, हम बांटते हुए जा रहे हैं, इसे रख लीजिए, प्रसाद समझकर। माँ ने संकोच किया, लेकिन जनरल साहब के आग्रह और उनके चेहरे के तेज को देखकर मना नहीं कर पाई। चलते समय जनरल साहब ने चुपके से एक लिफाफा जिसमें कुछ पैसे थे किताबों के नीचे दबा दिया। यह मदद नहीं थी, यह एक कर्ज था जो देश पर चढ़ा था। वापस गाड़ी में बैठते समय जनरल साहब ने मन ही मन एक प्रतिज्ञा ली। यह लड़का अर्जुन यहीं इस धूल में नहीं खोएगा। इसका हुनर, इसकी ईमानदारी और इसका देश प्रेम जाया नहीं जाएगा। लेकिन वे यह भी जानते थे कि खैरात देने से इंसान अपाहिज हो जाता है। वे अर्जुन को बैसाखी नहीं, पंख देना चाहते थे। दिल्ली लौटकर जनरल साहब को नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने बार बार अर्जुन का वह चेहरा आ रहा था जब उसने झंडा मांगा था। उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त, जो अब एक बड़े प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल था, को फोन मिलाया। सुमित, मुझे एक सीट चाहिए तुम्हारे स्कूल में, जनरल साहब ने बिना किसी भूमिका के कहा। विक्रम, इतनी रात को किसके लिए? तुम्हारे तो नाती पोते विदेश में हैं। दोस्त हैरान था। मेरे एक बेटे के लिए। हाँ, मैंने एक बेटा गोद लिया है, कागजों में नहीं, रूह से। उसका नाम अर्जुन है। वह गरीब है, उसके पास सिफारिश नहीं है, उसके पास डोनेशन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक पुराना पेचकस है और गणित का एक ऐसा दिमाग जो शायद तुम्हारे स्कूल के टॉपर को भी पीछे छोड़ दे। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि यह पैसा कौन दे रहा है। उसे लगना चाहिए कि उसे यह वजीफा उसकी काबिलियत पर मिला है। दोस्त ने जनरल की आवाज में वह गंभीरता सुनी जो युद्ध के मैदान में होती थी। वह मना नहीं कर सका। ठीक है विक्रम, उसे भेजो, मैं उसका टेस्ट लूंगा। अगले ही हफ्ते अर्जुन के गांव के उस छोटे से सरकारी स्कूल में एक पत्र आया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। शहर के सबसे बड़े स्कूल से अर्जुन को स्कॉलरशिप के लिए बुलावा आया था। लोग हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अर्जुन की मां को लगा कि यह उसके पति के पुण्य कर्मों का फल है। अर्जुन को लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। केवल जनरल विक्रम सिंह, जो सैकड़ों मील दूर अपने स्टडी रूम में बैठे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक बीज बो दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन शहर गया। गांव की धूल और शहर के धुएं के बीच का सफर आसान नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह जिस दुनिया में कदम रखने जा रहा है, वहां गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। उसे नहीं पता था कि उसका सामना सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि उन अमीरजादों से होगा जो उसे मैकेनिक कहकर चिढ़ाएंगे। और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की डोर उस बूढ़े जनरल के हाथ में है, जिसे उसने एक बार सड़क किनारे मदद की थी। वक्त का पहिया घूमने वाला था। अर्जुन का संघर्ष, उसका अपमान, उसकी जीत और अंत में उसका बदला, सब कुछ अभी बाकी था। गांव से विदाई का दिन आ गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्जुन की मां ने उसे जगा दिया। आज घर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो खुशी और जुदाई के डर से मिलकर बनी थी। मां ने अर्जुन के पुराने लोहे के संदूक ट्रंक में उसके गिने चुने कपड़े रखे। 2 जोड़ी पजामे, 2 कमीजें जो अब थोड़ी छोटी हो गई थीं, और वह तिरंगा झंडा जो जनरल साहब ने दिया था, उसे सबसे ऊपर सबसे हिफाजत से रखा गया। मां ने एक छोटी पोटली में बेसन के लड्डू बांधे। बेटा, जब भूख लगे तो खा लेना। शहर का खाना कैसा होगा पता नहीं। मां की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने झुककर मां के पैर छुए। मां ने उसे गले लगाया और माथे पर दही शक्कर का टीका लगाया। अर्जुन, एक बात याद रखना, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं,
तेरे बापू कहते थे कि इंसान कपड़ों से नहीं अपने कर्मों से पहचाना जाता है। सर हमेशा ऊंचा रखना। अर्जुन ने भारी मन से घर की देहरी लांघी, गांव की पगडंडियों को, नीम के उस पेड़ को और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हुए वह बस में बैठा। बस का इंजन गरजा और धूल उहाती हुई शहर की ओर चल पड़ी। अर्जुन खिड़की से तब तक पीछे देखता रहा जब तक उसका गांव एक बिंदु बनकर ओझल नहीं हो गया। सफर लंबा था। कई घंटों बाद बस एक बड़े शहर के बस अड्डे पर रुकी। वहां से पूछताछ करते हुए अर्जुन उस पते पर पहुंचा जो पत्र में लिखा था, सेंट लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल। जब वह उस स्कूल के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य इमारतें जो महलों जैसी लग रही थीं और गेट के अंदर खड़ी चमकती हुई गाड़ियां। गेट पर खड़े दरबान ने उसे रोका। अर्जुन के कपड़े धूल से सने थे और हाथ में पुराना जंग लगा संदूक था। ए लड़के, कहां जा रहा है? पीछे वाले रास्ते से जा, नौकरों का रास्ता उधर है, दरबान ने रूखेपन से कहा। अर्जुन को झटका लगा। उसने अपनी जेब से वह पत्र निकाला जो प्रिंसिपल साहब ने भेजा था। दरबान ने पत्र देखा, फिर अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का इस स्कूल का छात्र है। बड़बड़ाते हुए उसने गेट खोला। अंदर कदम रखते ही अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। चारों तरफ बच्चे बेदाग यूनिफॉर्म में थे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे और उनके हाथों में महंगे गैजेट्स थे। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी मेले में खो गया हो। प्रिंसिपल के ऑफिस में औपचारिकताएं पूरी हुई। उसे हॉस्टल का कमरा नंबर 12 मिला। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वहां पहले से 3 लड़के मौजूद थे। वे अमीर घरों के बिगड़ैल शहजादे लग रहे थे। उनमें से एक, जिसका नाम विक्की था, ने अर्जुन को देखते ही नाक सिकोड़ी। अरे देखो, हमारे कमरे में कौन आया है? यह तो कोई गांव का गंवार लगता है। क्या स्कूल वालों ने अब चपरासियों को भी हमारे साथ रखना शुरू कर दिया? विक्की ने हंसते हुए कहा। बाकी 2 लड़के भी जोर से हंसे। अर्जुन चुप रहा। उसने अपना संदूक कोने में रखा और बिस्तर ठीक करने लगा। ओए, तेरा नाम क्या है रे? विक्की ने पास आकर पूछा। अर्जुन, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। अर्जुन, और यह संदूक तो देखो, ऐसा लगता है जैसे 1947 के बंटवारे के समय का है। विक्की ने संदूक पर ठोकर मारी। सुन, यहां रहना है तो हमारी गुलामी करनी पड़ेगी। हमारे जूते पॉलिश करना, पानी लाना, समझे? अर्जुन ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने विक्की को एक पल के लिए चौंका दिया। मैं यहां पढ़ने आया हूं, किसी की नौकरी करने नहीं, अर्जुन ने स्पष्ट और दृढ़ आवाज में कहा। यह स्कूल में उसका पहला दिन था और दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी। दिन बीतने लगे और अर्जुन के लिए मुश्किलें बढ़ती गईं। क्लासरूम में सबसे बड़ी बाधा भाषा थी। यहां सब कुछ अंग्रेजी में था। विज्ञान, इतिहास, यहां तक कि गणित के सवाल भी अर्जुन को जवाब पता होते थे। देश आलीजादा, जीन 2, लेकिन वह उन्हें अंग्रेजी में समझा नहीं पाता था। जब भी वह बोलने के लिए खड़ा होता, बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लो, मिस्त्री, मैकेनिक बोलने की कोशिश कर रहा है, पीछे से आवाज आती। टीचर भी उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि यह लड़का कोटे से आया है और यहां टिक नहीं पाएगा। अर्जुन रात रात भर जागकर डिक्शनरी की मदद से अपनी किताबों का अनुवाद करता। वह हार मानने वालों में से नहीं था। जब सब सो जाते तो वह टॉर्च की रोशनी में गणित के समीकरण हल करता। उसे जनरल साहब की वह बात याद आती, तुम्हारे पास एक ऐसा दिमाग है जो टॉपर्स को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अकेलेपन का दर्द गहरा होता जा रहा था। खाने की मेज पर कोई उसके पास नहीं बैठता था। खेल के मैदान में उसे टीम में नहीं लिया जाता था। वह अक्सर लाइब्रेरी के पीछे जाकर बैठता और अपनी मां की दी हुई उस पोटली को देखता। वह जनरल साहब को याद करता। एक दिन उसने एक पोस्ट कार्ड खरीदा और टूटी फूटी लिखाई में एक पत्र लिखा। आदरणीय जीप वाले काका, मैं स्कूल पहुंच गया हूं। स्कूल बहुत बड़ा है, बिल्कुल राजा के महल जैसा। यहां सब अंग्रेजी बोलते हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, पर मैं सीख रहा हूं। यहां के बच्चे मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे पता है कि मैं यहां बापू का सपना पूरा करने आया हूं। आपने मुझे झंडा दिया था, उसे मैं रोज देखता हूं। आपकी बहुत याद आती है। आपका, अर्जुन। यह पत्र जब दिल्ली में जनरल विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में नमी थी। वे जानते थे कि अर्जुन एक भट्ठी में तप रहा है और यही तपन उसे कुंदन बनाएगी।
स्कूल में वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी साइंस एग्जीबिशन का समय नजदीक आ रहा था। यह स्कूल का सबसे बड़ा इवेंट था। बड़े बड़े जज आने वाले थे। अमीर बच्चों ने अपने माता पिता के पैसों से महंगे प्रोजेक्ट्स खरीदे थे। किसी ने आग कर था, रोबोट मंगवाया था, तो किसी ने ड्रोन। विक्की और उसके दोस्तों ने एक शानदार इलेक्ट्रिक कार का मॉडल तैयार किया था जिसे उन्होंने बाजार से असेंबल करवाया था। अर्जुन ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने स्कूल के कबाड़खाने स्टोर रूम की चाबी मांगी। वहां क्या करेगा? कचरा बेचेगा क्या? स्टोर कीपर ने मजाक उड़ाया पर चाबी दे दी। अर्जुन ने कबाड़ से पुरानी साइकिल के पहिए, एक खराब मोटर, कुछ तार और प्लास्टिक की बोतलें जमा की। वह रात रात भर जागकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो कबाड़ी वाला अपना कचरा सजा रहा है। प्रदर्शनी का दिन आया। पूरा हॉल चकाचौंध रोशनी से भरा था। एक से बढ़कर एक मॉडल रखे थे। विक्की का मॉडल सबसे आगे था, चमकता हुआ और आकर्षित। कोने में अर्जुन एक अजीब सी मशीन के साथ खड़ा था जो देखने में बहुत भद्दी लग रही थी। जज, जो शहर के बड़े वैज्ञानिक थे, राउंड पर आए। वे विक्की के मॉडल के पास रुके। ये क्या है? सर, यह एक फ्यूचरिस्टिक कार है। विक्की ने रटा रटाया जवाब दिया। यह बैटरी से चलती है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? जज ने पूछा। विक्की बगले झांकने लगा। उसे बस इतना पता था कि बटन दबाने से यह चलती है। उसने जो जवाब दिया वह संतोषजनक नहीं था। फिर जज अर्जुन के पास आए। उन्होंने उस अजीब मशीन को देखा। और तुमने क्या बनाया है यंग मैन? अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने हिंदी में बोलना शुरू किया क्योंकि वह विज्ञान को अपनी भाषा में ही सबसे बेहतर समझा सकता था। सर, यह किसान मित्र है। हमारे गांवों में बिजली नहीं आती, जिससे खेतों में पानी नहीं पहुंचता। मैंने यह पंप बनाया है जो बिना बिजली और बिना पेट्रोल के चलता है। यह साइकिल के पैडल और हवा के दबाव, एयर प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। अर्जुन ने पैडल घुमाया, मशीन खड़खड़ाई और पाइप से पानी का एक तेज फव्वारा निकला जो पास रखे गमलों में गिरने लगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह कोई फैंसी खिलौना नहीं था, यह एक समस्या का समाधान था। जज की आंखों में चमक आ गई। अद्भुत! यह सिद्धांत तो बहुत पुराना है, लेकिन तुमने इसे इतना सरल कैसे बना दिया? अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। सर, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। मैंने अपने गांव में किसानों को रोते देखा है, इसलिए मैंने वही बनाया जिसकी उन्हें जरूरत है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। पहली बार स्कूल के प्रिंसिपल ने अर्जुन की तरफ गर्व से देखा। विक्की और उसका ग्रुप जल भुनकर खाक हो गया। उस दिन अर्जुन को प्रथम पुरस्कार मिला। वह लड़का जिसे सब मिस्त्री कहकर चिढ़ाते थे, आज स्टेज पर ट्रॉफी ले रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। स्कूल एक पहाड़ी इलाके में था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। यह वह रात थी जब पूरा स्कूल जश्न मनाता था। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे, लेकिन शाम होते ही मौसम बिगड़ गया। भारी बर्फबारी शुरू हो गई और अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। स्कूल का जनरेटर बहुत पुराना था। अंधेरा छा गया। हीटर बंद हो गए। हॉल में ठंड बढ़ने लगी। प्रिंसिपल साहब घबरा गए। जल्दी इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। लेकिन भारी बर्फबारी के कारण कोई भी इलेक्ट्रीशियन स्कूल तक नहीं पहुंच सकता था। जनरेटर रूम से धुआं निकल रहा था। कार्यक्रम रद्द होने की कगार पर था। मेहमान ठंड से ठिठुर रहे थे। स्कूल की इज्जत दांव पर थी। प्रिंसिपल साहब सिर पकड़कर बैठ गए। तभी भीड़ से एक आवाज आई, सर, क्या मैं एक बार देखूं? प्रिंसिपल ने देखा। अर्जुन खड़ा था। तुम? यह कोई खिलौना नहीं है अर्जुन, यह बड़ा जनरेटर है, प्रिंसिपल ने कहा। सर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल की नाक कट जाएगी। बस मुझे 10 मिनट दीजिए। अर्जुन की आंखों में वही विश्वास था जो जनरल साहब ने उस दिन सड़क पर देखा था। प्रिंसिपल ने बेबसी में हां कर दी। अर्जुन दौड़कर अपने कमरे से अपना पुराना पेचकस लाया। वह जनरेटर रूम में गया। धुआं और तेल की बदबू थी। उसने टॉर्च जलाई। समस्या बड़ी थी। फ्यूल लाइन ब्लॉक थी और स्टार्टर जल चुका था। अर्जुन ने दिमाग दौड़ाया। उसने अपनी जेब से एक सेफ्टी पिन निकाली और पास पड़े एक तार के टुकड़े को छीलकर बाईपास कनेक्शन बनाया। उसने जनरेटर के पंखे को हाथ से जोर से घुमाया। 1 बार, 2 बार, कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ छिल गए। खून निकलने लगा। ठंड में भी उसे पसीना आ रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करना, उसने बुदबुदाया।
और पूरी ताकत लगाकर तीसरी बार पंखा घुमाया। भक भक, घड घड घड। जनरेटर की आवाज किसी संगीत जैसी लगी। लाइटें जल उठीं। हॉल में हीटर फिर से चलने लगे। संगीत बज उठा। प्रिंसिपल और टीचर दौड़कर जनरेटर रूम में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर कालिख लगी थी और हाथ से खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आज तुमने स्कूल की इज्जत बचा ली मेरे बच्चे। तुम सिर्फ होशियार नहीं हो, तुम एक असली हीरो हो। अगले दिन प्रार्थना सभा, असेंबली में प्रिंसिपल ने अर्जुन को मंच पर बुलाया। हम अक्सर किताबों के ज्ञान को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन असली शिक्षा वह है जो मुसीबत के समय काम आए। कल रात जब हम सब अंधेरे में लाचार थे, अर्जुन ने हमें रोशनी दी। वह कोई मिस्त्री नहीं है, वह एक इंजीनियर है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, यहां तक कि विक्की को भी शर्मिंदा होकर ताली बजानी पड़ी। उस दिन के बाद किसी ने अर्जुन को गंगवार नहीं कहा। उसे एक नया नाम मिला, उस्ताद। अर्जुन ने फिर से एक पोस्ट कार्ड लिखा। काका, कल मैंने स्कूल का बड़ा जनरेटर ठीक कर दिया। सब खुश थे। प्रिंसिपल सर ने मुझे गले लगाया। अब मुझे यहां अच्छा लगने लगा है। बस मां की और आपकी याद आती है। आपका, अर्जुन। जब जनरल विक्रम सिंह ने यह खत पढ़ा तो वे अपनी आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए और जोर से हंसे। शेर का बच्चा है, जंगल में रहे या पिंजरे में, दहाड़ना नहीं भूलता। समय का पहिया तेजी से घूमा। साल बीतते गए। अर्जुन हर क्लास में टॉप करता रहा। वह अब एक लंबा, मजबूत और होनहार नौजवान बन चुका था। स्कूल खत्म होने वाला था। अर्जुन का सपना था फौज में जाकर देश की सेवा करना, एक ऑफिसर बनना। एनडीए एंडा की परीक्षा सिर पर थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले गांव से एक टेलीग्राम आया। मां बहुत बीमार है, तुरंत आओ। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ उसका और उसके पिता का सपना फौज की वर्दी, और दूसरी तरफ वह मां जिसने उसे पालने के लिए अपनी जवानी खपा दी। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना बैग उठाया, एनडीए का एडमिट कार्ड अपनी मेज पर छोड़ा और स्कूल के गेट से बाहर दौड़ पड़ा। जनरल साहब को जब यह पता चला तो वे परेशान हो गए। क्या यह लड़का भावना में बहकर अपना भविष्य बर्बाद कर देगा? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, जो अपनी मां का नहीं हो सकता वह भारत मां का क्या होगा। उसने सही चुना है। अर्जुन गांव पहुंचा। मां अंतिम सांसें गिन रही थी। अर्जुन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। मां ने धुंधली आंखों से उसे देखा। बेटा, तू आ गया? वर्दी नहीं पहनी? अर्जुन ने अपने आंसू पीते हुए कहा। मां, तू ही मेरी वर्दी है, तू ही मेरा मेडल है। मां मुस्कुराई। मेरा राजा बेटा, हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना। और इसके साथ ही मां का हाथ उसके हाथ से छूट गया। अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। वह अकेला रह गया। न मां रही, न पिता, और स्कूल का आखिरी मौका भी छूट गया। अब वह क्या करेगा? क्या वह वापस उसी गैरेज में काम करेगा? क्या उसकी प्रतिभा उसी धूल भरे गांव में दम तोड़ देगी? श्मशान में चिता की आग को देखते हुए अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कसम खाई, मैं हार नहीं मानूंगा। रास्ता बंद हुआ है, मंजिल नहीं। मैं फौजी बनूं या न बनूं, देश की सेवा जरूर करूंगा, और इस बार मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। तभी भीड़ के पीछे एक काली छतरी के नीचे जनरल विक्रम सिंह खड़े थे। वे अर्जुन के दुख में शामिल होने आए थे, लेकिन दूर से। वे जानते थे कि अब इस लोहे को फौलाद बनने के लिए सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कहानी का अगला मोड़ और भी खतरनाक होने वाला था। देश की सीमा पर तनाव बढ़ रहा था और अर्जुन, जो अब न फौजी था न छात्र, एक ऐसी स्थिति में फंसने वाला था जहां उसे अपनी सारी होशियारी, सारी बहादुरी और सारे जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, न केवल खुद को बचाने के लिए बल्कि देश को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए। 10 साल बीत चुके थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। वह दुबला पतला अर्जुन, जो कभी पुरानी साइकिल पर घूमता था, अब एक सख्त जान मर्द बन चुका था। उसका रंग धूप और बर्फ ने तांबे जैसा कर दिया था। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और आंखों में हिमालय जैसी शीतलता। उसने फौज की वर्दी तो नहीं पहनी थी, लेकिन वह जो कपड़े पहनता था, खाकी रंग की जैकेट और भारी जूते, वे किसी वर्दी से कम नहीं थे। वह अब भी BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में एक जूनियर इंजीनियर था, लेकिन कागजों पर उसका पद चाहे जो भी हो, पहाड़ों में मजदूर और जवान उसे जादूगर साहब कहते थे। जहां मशीनें हार मान लेती थीं,
जहां बड़े बड़े इंजीनियर नक्शे लपेट कर वापस चले जाते थे, वहां अर्जुन खड़ा होता था। उसके पास डिग्रियां कम थीं, लेकिन जुगाड़ का ऐसा ज्ञान था जो किसी किताब में नहीं मिलता। स्थान था लद्दाख, दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक युद्ध भूमि। यहां दुश्मन सिर्फ सीमा पार की सेना नहीं थी, बल्कि यहां का मौसम भी जानलेवा था। ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना जंग लड़ने जैसा लगे, और ठंड ऐसी कि खून जम जाए। सीमा पर तनाव चरम पर था। पड़ोसी मुल्क की सेना ने पहाड़ियों पर हलचल तेज कर दी थी। भारतीय सेना को रसद, सप्लाईज और गोला बारूद पहुंचाने के लिए एक गुप्त रास्ता तैयार करना था। यह रास्ता एक उफनती हुई नदी के ऊपर से साथा गुजरता था, श्योक नदी, जिसे स्थानीय लोग मौत की नदी कहते थे। अर्जुन को जिम्मा मिला था एक पुराना पुल रिपेयर करने का। यह पुल सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अगर यह टूटा तो आगे की चौकियों का संपर्क देश से कट जाएगा। अर्जुन अपनी टीम के साथ दिन रात काम कर रहा था। उसके साथ काम करने वाले मजदूर अक्सर थक कर बैठ जाते, लेकिन अर्जुन नहीं थकता था। वह उनके साथ बैठकर वही सूखी रोटी खाता और काम करते वक्त वंदे मातरम गुनगुनाता। उसी समय दिल्ली में एक गुप्त बैठक हुई। हालात बिगड़ रहे थे। सेनाध्यक्ष को एक अनुभवी सलाहकार की जरूरत थी जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। नाम सुझाया गया रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह। जनरल साहब अब 75 साल के हो चुके थे। घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन जब देश ने पुकारा तो बूढ़े शेर ने दहाड़ने में देर नहीं लगाई। उन्होंने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म निकाली, स्टार्स को चमकाया और लद्दाख के लिए रवाना हो गए। उन्हें अग्रिम चौकियों, फॉरवर्ड पोस्ट्स का निरीक्षण करना था और मनोबल बढ़ाना था। किस्मत का खेल देखिए, जनरल साहब का काफिला उसी रास्ते से गुजरने वाला था जिस पुल पर अर्जुन काम कर रहा था। दोपहर का समय था, लेकिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बर्फीली हवाएं चाकू की तरह काट रही थीं। अर्जुन पुल के नीचे लटक कर एक वेल्डिंग कर रहा था। तभी उसके वॉकी टॉकी पर आवाज आई, इंजीनियर साहब, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ऊपर ग्लेशियर पिघलने से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। काम रोको और ऊपर आ जाओ। अर्जुन ने नीचे बहती नदी को देखा। पानी का रंग मटमैला हो रहा था, जो खतरे की निशानी थी। उसने ऊपर चिल्लाकर मजदूरों को हटाया, जल्दी करो, सामान समेटो। अभी वे सामान समेत ही रहे थे कि पहाड़ी के दूसरी तरफ से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह बादलों की गरज नहीं थी, यह तोपों की आवाज थी। दुश्मन ने अचानक गोलाबारी, शेलिंग शुरू कर दी थी। स्थिति भयंकर हो गई। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ दुश्मन की आग। तभी अर्जुन ने देखा कि सड़क के उस पार धूल उहाता हुआ सेना का एक काफिला आ रहा है। सबसे आगे एक जिप्सी थी जिस पर 3 सितारे लगे थे। उसके पीछे ट्रकों की लंबी कतार थी जिनमें गोला बारूद भरा था। जनरल विक्रम सिंह की गाड़ी पुल के मुहाने पर आकर रुकी। उनके साथ कर्नल राठौर थे, जो सुरक्षा इंचार्ज थे। कर्नल राठौर गाड़ी से कूदे और अर्जुन की तरफ दौड़े। यह पुल तैयार है क्या? हमें तुरंत पार करना है। पीछे शेलिंग हो रही है। अगर हम यहां रुके तो आसान निशाना बन जाएंगे। अर्जुन ने अपने काले चश्मे को ठीक किया और शांत आवाज में कहा, सर, पुल का एक पिलर कमजोर है, भारी गाड़ियां नहीं जा सकती और नदी का बहाव बढ़ रहा है। कर्नल गुस्से में आ गए। तुम्हें पता है गाड़ी में कौन है? जनरल विक्रम सिंह। और पीछे वो ट्रक सरहद पर बैठे जवानों की जिंदगी है। अगर ये नहीं पहुंचे तो हम चौकी हार जाएंगे। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, रास्ता बनाओ। जनरल विक्रम सिंह का नाम सुनते ही अर्जुन के हाथ रुक गए। 10 साल हो गए थे उस नाम को सुने। उसकी आंखों के सामने वह पुरानी हरी जीप और वह दयालु चेहरा घूम गया। क्या यह वही जीप वाले साहब हैं? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन यह वक्त भावुक होने का नहीं था। अचानक एक मोर्टार का गोला पुल से कुछ 100 मीटर दूर गिरा। धमाके से पहाड़ कांप गया। चट्टानें खिसकने लगीं। नदी में बाढ़, फ्लड का पानी आ गया। पानी की एक विशाल लहर ने पुल के उस कमजोर पिलर को टक्कर मारी। कड़ कड़ कड़, लोहे का भारी पुल एक तरफ से झुक गया। बीच में एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। अब दोनों किनारों के बीच 15 फीट का जानलेवा फासला था। जनरल साहब गाड़ी से बाहर आए। उन्होंने स्थिति को देखा। पीछे से दुश्मन की गोलाबारी करीब आ रही थी। आगे रास्ता बंद था। वे फंस चुके थे। मौत सामने खड़ी थी। कर्नल राठौर हताश हो गए। सर, हमें गाड़ियों को यहीं छोड़कर पीछे पैदल भागना होगा।
गाड़ियां पार नहीं हो सकती, जनरल साहब ने दृढ़ता से कहा। कर्नल, एक सिपाही अपनी बंदूक और अपनी रसद कभी दुश्मन के लिए छोड़कर नहीं भागता। हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। अर्जुन ने यह सब देखा। उसने देखा कि वह बूढ़ा जनरल मौत के मुंह में भी अपनी छड़ी के सहारे सीधा खड़ा है। अर्जुन को अपना बचपन याद आ गया। बापू कहते थे, फौजी देवता होते हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने हेलमेट को कस लिया। उसके दिमाग में गणित के समीकरण दौड़ने लगे। भार, गति, तनाव, संतुलन। वह कर्नल के पास गया। सर, गाड़ियां पार होंगी, अभी होंगी। कर्नल ने उसे पागल समझा। दिखता नहीं, पुल टूटा हुआ है। हवा में उड़ाओगे क्या ट्रक? अर्जुन ने जनरल साहब की तरफ एक नजर देखी। जनरल साहब ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि अर्जुन का चेहरा मफलर और दाढ़ी से ढका था। अर्जुन ने कहा, सर, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन इसमें जान का जोखिम है। जनरल साहब ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन आंखों में उन्हें कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, फौज में जोखिम ही हमारी जिंदगी है, करो जो करना है। अर्जुन ने तुरंत कमान संभाल ली। उसने अपनी जुगाड़ बुद्धि का इस्तेमाल किया। पुल पूरी तरह नहीं टूटा था, बस बीच का हिस्सा धंस गया था और गैप आ गया था। ड्राइवर, अर्जुन चिल्लाया, पहली 2 ट्रकों से लोहे की रस्सियां, विंचेस निकालो, जल्दी। अर्जुन ने एक पागलपन भरी योजना बनाई थी। वह टूटे हुए हिस्से पर लोहे के गर्डर्स नहीं रख सकता था, क्योंकि समय नहीं था। उसने फैसला किया कि वह ट्रकों को एक दूसरे से जंजीरों से बांध देगा और सबसे भारी क्रेन जो BR.O की थी, उसे एक काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल करेगा। वह क्रेन की लंबी बाह आर्म को टूटे हुए हिस्से के ऊपर फैलाकर एक अस्थायी रैंप बनाएगा। गोले अब और पास गिर रहे थे। एक गोला पास की चट्टान पर गिरा और पत्थर बारिश की तरह बरसे। अर्जुन को एक पत्थर कंधे पर लगा, लेकिन वह नहीं रुका। वह खुद क्रेन पर चढ़ा। धक्का लगाओ, उसने चिल्लाया। जवानों और मजदूरों ने मिलकर क्रेन के रैंप को धकेला। अर्जुन ने क्रेन को बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। अगर संतुलन बिगड़ा तो क्रेन समेत अर्जुन नीचे उफनती नदी में गिर जाएगा। अब जिप्सी लाओ, सबसे पहले जनरल साहब जाएंगे, अर्जुन ने आदेश दिया। कर्नल हिचकिचाए। यह आत्महत्या थी, लेकिन जनरल साहब ने ड्राइवर को इशारा किया, चलो। अर्जुन क्रेन के लीवर पर बैठा था, हवा में झूलते हुए उस रैंप को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों की नसें तन गई थीं। जय हिंद, वह चिल्लाया। जिप्सी ने एक्सीलेटर दबाया। वह तेजी से आई और उस हिलते हुए काम चलाऊ लोहे के रैंप पर चढ़ी। एक पल के लिए लगा कि रैंप पलट जाएगा। लोहे से लोहा टकराने की चिंगारियां निकलीं। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाइड्रोलिक लीवर को दबाए रखा ताकि रैंप नीचे न झुके। जिप्सी हवा में उछली और दूसरे किनारे पर सुरक्षित लैंड कर गई। हां, जवान खुशी से चिल्लाए, लेकिन अभी गोला बारूद के ट्रक बाकी थे। एक के बाद एक ट्रक निकलने लगे। हर ट्रक के साथ पुल और कमजोर होता जा रहा था। अर्जुन का शरीर दर्द से टूटने लगा था। क्रेन का हाइड्रोलिक सिस्टम लीक कर रहा था। गर्म तेल उसके हाथों पर गिर रहा था। उसकी त्वचा जल रही थी, लेकिन उसने लीवर नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर उसने हाथ हटाया तो रसद से भरा ट्रक और उसमें बैठे जवान नीचे गिर जाएंगे। आखिरी ट्रक बचा था। दुश्मन की शेलिंग अब सटीक हो गई थी। एक धमाका बिल्कुल पुल के पिलर के पास हुआ। पुल बुरी तरह हिल गया। क्रेन एक तरफ झुकने लगी। अर्जुन समझ गया कि अब क्रेन नहीं टिकेगी। उसने ट्रक ड्राइवर को इशारा किया, रेस दो, रुको मत। ड्राइवर ने जान की बाजी लगाकर ट्रक दौड़ाया। जैसे ही ट्रक दूसरे किनारे पर पहुंचा, क्रेन का संतुलन बिगड़ गया। जिस जमीन पर क्रेन खड़ी थी वह हिस्सा ढह गया। इंजीनियर साहब, मजदूर चिल्लाए। क्रेन और उस पर बैठा अर्जुन नीचे खाई की तरफ लुढ़कने लगे, लेकिन ऐन मौके पर अर्जुन ने क्रेन से छलांग लगा दी। वह लुढ़कता हुआ पुल के टूटे हुए किनारे पर आकर अटका। उसका एक हाथ लोहे की सरिया में फंस गया, बाकी पूरा शरीर नीचे मौत की नदी के ऊपर झूल रहा था। सन्नाटा छा गया। दूसरे किनारे से जनरल साहब और जवान दौड़कर किनारे पर आए। रस्सी, रस्सी लाओ, कर्नल चिल्लाए। अर्जुन का हाथ छूट रहा था। खून बह रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। नीचे नदी गरज रही थी, जैसे उसे निगलने के लिए बुला रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मां, बापू, उसने बुदबुदाया। तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। यह हाथ किसी जवान का नहीं था। यह हाथ जनरल विक्रम सिंह का था। 75 साल का बूढ़ा जनरल जमीन पर लेटकर
अपनी जान की परवाह किए बिना खाई में लटकते हुए उस लड़के को थामे हुए था। हिम्मत मत हारना जवान, मैंने तुम्हें गिरने के लिए नहीं बचाया है, जनरल साहब चिल्लाए। उनकी आवाज में वही पुरानी दहाड़ थी। जवानों ने जल्दी से जनरल साहब और अर्जुन दोनों को ऊपर खींचा। अर्जुन को सुरक्षित जमीन पर लिटाया गया। वह बुरी तरह घायल था, सांसें फूल रही थीं, कपड़े फट चुके थे। जनरल साहब भी हाँफ रहे थे। वह अर्जुन के पास घुटनों के बल बैठे। उन्होंने अपनी पानी की बोतल से अर्जुन के मुंह में पानी डाला। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। धुंधली नजर से उसने उस चेहरे को देखा, वही चेहरा, बस झुर्रियां ज्यादा थीं। जनरल साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अर्जुन के माथे से खून पोंछा। तभी उनकी नजर अर्जुन की जैकेट की फटी हुई जेब पर पड़ी। वहां से कुछ बाहर झांक रहा था, एक छोटा सा मुड़ा तुड़ा तिरंगा झंडा। वह बहुत पुराना था, उसके रंग थोड़े फीके पड़ गए थे, लेकिन उसे बहुत संभाल कर रखा गया था। जनरल विक्रम सिंह का हाथ रुक गया। उनकी आंखों में एक बिजली सी कौंधी। वह झंडा, वह हरा रंग, वह अशोक चक्र। उन्होंने इसे पहचाना। यह वही झंडा था जो 10 साल पहले उन्होंने राजस्थान की तपती सड़क पर उस मैकेनिक लड़के को दिया था। अर्जुन, जनरल साहब के होंठ कांपे। क्या तुम अर्जुन हो? अर्जुन ने दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश की। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा जहां वह झंडा था। सर, आपने कहा था जब भी मुसीबत आए तो जीप वाले साहब को याद करना। आज मुसीबत आई और आप आ गए। जनरल साहब की आंखों से आंसू छलक पड़े और उनकी सफेद दाढ़ी में समा गए। युद्ध के मैदान में पत्थर रहने वाला वह फौजी आज एक बच्चे की तरह रो पड़ा। उन्होंने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया। मेरे बच्चे, मेरे शेर, तुम इतने बड़े हो गए और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आसपास खड़े कर्नल और जवान हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक रिटायर्ड जनरल और एक साधारण BR.O इंजीनियर के बीच यह क्या रिश्ता है। जनरल साहब ने कर्नल की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व का सागर था। कर्नल, सैल्यूट करो इसे। यह सिर्फ इंजीनियर नहीं है, यह मेरा बेटा है और आज इसने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, इसने वर्दी की लाज बचाई है। तभी दूर पहाड़ी से भारतीय तोपखाने आर्टिलरी ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। बोफोर्स तोपों की गरज ने दुश्मन को खामोश कर दिया। रसद पहुंच चुकी थी, मोर्चा जीत लिया गया था। मेडिकल टीम स्ट्रेचर लेकर दौड़ी। अर्जुन को ले जाया जाने लगा। जनरल साहब ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। सर, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, गाड़ी ठीक है ना? मैंने कहा था मैं ठीक कर दूंगा। जनरल साहब हंसे, आंसुओं के बीच हंसे। हाँ बेटा, गाड़ी भी ठीक है और देश भी ठीक है। अर्जुन को एयरलिफ्ट करके दिल्ली के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। जनरल साहब उसके साथ ही गए। रास्ते भर वे उस पुराने झंडे को अपनी मुट्ठी में भींचे रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि 10 साल पहले उन्होंने जो निवेश इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न दिया है। लेकिन कहानी का अंत अभी बाकी था। अर्जुन बच तो गया था, लेकिन उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब आगे क्या होगा। क्या दुनिया जानेगी उस गुमनाम हीरो की कहानी, और क्या अर्जुन का वह सपना जो उसने मां की चिता पर देखा था अब भी पूरा हो सकता है? दिल्ली का सैनिक अस्पताल। सफेद दीवारों के बीच एक गहरी शांति थी। कमरे के बाहर 2 संतरी पहरा दे रहे थे, क्योंकि अंदर कोई मामूली मरीज नहीं बल्कि लद्दाख का वह गुमनाम नायक भर्ती था जिसने अपनी जान पर खेलकर पूरी बटालियन को बचाया था। अर्जुन की आंखें खुलीं। उसके शरीर पर कई पट्टियां बंधी थीं, लेकिन दर्द से ज्यादा उसे सुकून महसूस हो रहा था। खिड़की के पास एक कुर्सी पर जनरल विक्रम सिंह बैठे थे। वे सो नहीं रहे थे, बस एकटक अर्जुन को देख रहे थे। उनके हाथ में वही पुराना रंगे ऊहा हुआ तिरंगा झंडा था। जाग गए शेर? जनरल साहब ने नरम आवाज में पूछा। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जनरल साहब ने उसे रोक दिया। आराम करो, तुमने बहुत दौड़ लगा ली है। अर्जुन ने पानी मांगा। जनरल साहब ने खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एक साधारण इंसान की सेवा कर रहा था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद नर्स भी भावुक हो गई। साहब, आप यहां कब से हैं? अर्जुन ने पूछा। जब से तुम्हें उस खाई से निकाला है तब से। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें फिर से न खो दूं। जनरल साहब की आवाज भारी थी। अर्जुन, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? इतने साल तुम चुपचाप संघर्ष करते रहे। एक बार फोन कर लेते, मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था। अर्जुन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। साहब, आपने मुझे एक बार कहा था कि खैरात इंसान को कमजोर बनाती है।
मैं आपके सामने हाथ फैलाकर नहीं बल्कि सिर ऊंचा करके आना चाहता था। मैं चाहता था कि जब हम दोबारा मिले तो आपको मुझ पर तरस ना आए बल्कि गर्व हो। जनरल साहब ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। गर्व? बेटा, आज पूरे हिंदुस्तान को तुम पर गर्व है। सरकार तुम्हें वीरता पुरस्कार देना चाहती है। BR.O ने तुम्हें पक्की नौकरी और प्रमोशन देने का फैसला किया है। तुम्हारी जिंदगी अब बदल जाएगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा जहां आजाद परिंदे उड़ रहे थे। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, साहब, मुझे मेडल नहीं चाहिए और ना ही मुझे वह सरकारी नौकरी चाहिए। जनरल साहब हैरान रह गए। क्या कह रहे हो? यह तुम्हारा हक है। साहब, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैंने उस खाई में लटकते हुए मौत को बहुत करीब से देखा है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी जगह यहां शहर में नहीं है। मेरे जैसे हजारों अर्जुन हमारे देश के गांवों में धूल फांक रहे हैं। उनके पास हुनर है, दिमाग है, आग है। बस कोई विक्रम सिंह नहीं है जो उन पर भरोसा करे। मैं उनके लिए वह विक्रम सिंह बनना चाहता हूं। जनरल साहब की आंखों में चमक आ गई। वे समझ गए बीज अब वटवृक्ष बन चुका था। ठीक होने के बाद अर्जुन ने शहर छोड़ दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी और सरकार से मिले इनाम की राशि को लेकर अपने गांव वापस चला गया। वही गांव जहां की धूल भरी सड़कों पर उसने साइकिल चलाई थी। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन पर एक छोटा सा संस्थान इंस्टीट्यूट शुरू किया। इसका नाम उसने रखा करमवीर विद्यापीठ। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहां किताबें रटाई नहीं जाती थीं। यहां पुराने इंजन, खराब रेडियो, टूटे हुए ट्रैक्टर और बेकार पड़ी मशीनों का ढेर था। अर्जुन आसपास के गांवों से उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाता जो स्कूल छोड़ चुके थे, जो गरीब थे या जिन्हें दुनिया मंदबुद्धि समझती थी। वह उन्हें जुगाड़ से इंजीनियरिंग तक का सफर तय करवाता। वह उन्हें सिखाता कि कैसे अभाव में भी प्रभाव छोड़ा जाता है। सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगान होता और शाम को वे सब मिलकर देश के लिए नए आविष्कार करते। कभी किसानों के लिए सस्ती मशीन तो कभी सेना के जवानों के लिए गर्म जैकेट। साल बीतते गए। अर्जुन के बाल अब थोड़े सफेद होने लगे थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसे देसी कलाम कहने लगे थे। उसके सिखाए बच्चे अब सेना में, इसरो में और बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम कमा रहे थे। लेकिन अर्जुन वही खादी का कुर्ता पहनता और आज भी अपने हाथ काले करने से नहीं डरता था। 15 साल बाद एक सुहावनी सुबह एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संस्थान के गेट पर आकर रुकी। अर्जुन वर्कशॉप में बच्चों को इंजन का पिस्टन ठीक करना सिखा रहा था। उसने गाड़ी देखी और चौंक गया। गाड़ी से एक व्हील चेयर उतारी गई और उस पर बैठे थे जनरल विक्रम सिंह। उम्र अब 90 के पार हो चुकी थी। शरीर बिल्कुल सूख गया था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वर्दी, उन्होंने आज भी अपनी पुरानी वर्दी पहन रखी थी जिस पर सारे मेडल सजे थे। अर्जुन दौड़ कर गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। जनरल साहब ने कांपते हाथों से उसे उठाया और गले लगा लिया। साहब, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जनरल साहब ने कमजोर आवाज में कहा, सुना था कि मेरे बेटे ने एक साम्राज्य बनाया है। मरने से पहले अपनी आंखों से देखना चाहता था। अर्जुन उन्हें व्हील चेयर पर घुमाने ले गया। जनरल साहब ने देखा कि सैकड़ों बच्चे पूरी लगन से काम कर रहे हैं। हर तरफ ऊर्जा थी, उम्मीद थी। वर्कशॉप के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर कांच के बॉक्स में वह पुरानी हरी जीप रखी थी। यह वही जीप थी जिसने उन दोनों को पहली बार मिलाया था। अर्जुन ने उसे कबाड़ में जाने से बचा लिया था और उसे इस संस्थान का प्रतीक सिंबल बना दिया था। जीप के नीचे एक पट्टी पर लिखा था, मदद मांगने से नहीं, मदद करने से इंसान बड़ा होता है। जनरल साहब उस जीप को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन, मुझे लगा था कि मैंने उस दिन तुम्हारी गाड़ी ठीक करवाकर तुम पर एहसान किया है, लेकिन आज समझ आया कि असल में तुमने मेरी जिंदगी को मकसद दिया। एक फौजी रिटायर होकर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तुमने मुझे मेरे जाने के बाद भी अमर कर दिया। अर्जुन ने अपनी जेब से वही पुराना सिला हुआ तिरंगा निकाला। साहब, यह अमानत, यह मेरी ताकत थी। अब यह इन बच्चों की ताकत बनेगी। जनरल साहब ने वह झंडा लिया। उन्होंने कांपते हाथों से उसे संस्थान के फ्लैग पोल की रस्सी से बांधा। अर्जुन ने व्हील चेयर को सहारा दिया। जनरल साहब ने रस्सी खींची। फूलों की बारिश के साथ वह पुराना तिरंगा आसमान में लहराया। सैकड़ों बच्चों ने एक साथ सैल्यूट किया। जय हिंद। जनरल विक्रम सिंह ने अपनी धुंधली आंखों से उस झंडे को लहराते हुए देखा।
उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो मोक्ष मिलने पर मिलती है। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया, आखिरी बार सैल्यूट किया और फिर उनका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि जनरल साहब की पकड़ ढीली हो गई है। वह समझ गया, वह महान आत्मा जिसने सरहद पर दुश्मनों से देश को बचाया और सड़क पर एक गरीब बच्चे का भविष्य बचाया, अब अनंत यात्रा पर निकल चुकी थी। वे अपने बेटे के बनाए मंदिर में, अपनी वर्दी में और अपने देश के झंडे के नीचे विदा हुए थे। इससे शानदार मौत एक सिपाही के लिए और क्या हो सकती थी? अर्जुन रोया नहीं। एक फौजी का बेटा रोता नहीं है। उसने जनरल साहब के माथे को चूमा और धीरे से कहा, मिशन पूरा हुआ सर, अब आप आराम करें, आगे की जिम्मेदारी मेरी। आज उस गांव में एक समाधि है, उस पर जनरल विक्रम सिंह का नाम लिखा है और उसके ठीक बगल में वह पुरानी हरी जीप खड़ी है। हर साल 15 अगस्त को हजारों लोग वहां आते हैं। वहां का नियम है, झंडा कोई नेता या मंत्री नहीं फहराता। झंडा वह बच्चा फहराता है जिसने उस साल अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबसे बड़ा आविष्कार किया हो। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला है। वह अक्सर शाम को उस जीप के पास बैठता है। लोग कहते हैं कि वह हवा से बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आज भी अपने जीप वाले साहब को रिपोर्ट देता है। वह आने वाली हर पीढ़ी को एक ही कहानी सुनाता है। एक बार एक सुनसान रास्ते पर एक जीप खराब हुई थी और उस खराबी ने 2 जिंदगियों को नहीं बल्कि हजारों तकदीरों को बदल दिया। याद रखना बच्चों, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान की मदद नहीं करते, तुम ईश्वर के लिखे हुए नक्शे में रंग भर रहे होते हो। हवा चलती है, समाधि पर चढ़े फूल हिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे जनरल साहब आसमान से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, शाबाश मेरे शेर, शाबाश।